सवाल सर मेरा था कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे किस प्रकार फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कई मार्केट प्लेयर अपने आप को बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक में हम हैं। लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ की तरफ बढ़िए, कॉस्मेटिक की तरफ से थोड़ा सा बढ़िए। और क्या सरकार की कोई नीति बन रही है इस पर? Well, uh, uh, consumers often talk about organic and natural, but we must remember that the important thing is whether chemicals are safe or harmful. And synthetic chemicals can be perfectly safe, and natural chemicals can be very harmful. Botulism is natural, snake venom is natural, so don't believe that natural is better than synthetic. The important thing is how things are made, how many impurities are in them, and whether those impurities are harmful or not. And we're doing a lot for sustainability. We are trying to make concentrated products. हमारा मैजिक लिक्विड है जिसमें पाउडर में बेचते हैं। कंज्यूमर पानी डालता है बॉटल में और वो पाउडर डालता है और मैं भी यूज करता हूं। हाँ पता है मुझे। इस तरह से बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। ऐसा हम बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाते हैं और ज़्यादा करके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और प्लास्टिक का साइज छोटे छोटे करते हैं कि वो प्लास्टिक वेस्ट नहीं क्रिएट होगा। अच्छा सर, एक सवाल और था कि हर क्षेत्र में एआई की अपनी भूमिका बढ़ती जा रही है। हर चीज़ में आप मेडिकल से लेकर कहीं भी देखेंगे एक, तो इस क्षेत्र में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बढ़ रही है? ये जो सब प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके पास काफ़ी पुराना डेटा अवेलेबल है, लेकिन वो डेटा इस्तेमाल करके वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट आगे करते हैं। ये एसोसिएशन ने ऐसा किया है कि जो कुछ उनके पास डेटा अवेलेबल है वो डेटा इस्तेमाल करके एआई सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके वो शेयर करके जो सारी ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए कौन से प्रोडक्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, कौन से प्रोडक्ट एनवायरमेंटली सेफ है, कितने प्रोपोर्शंस में इस्तेमाल करना चाहिए, किसके साथ रहेगा तो वो सेफ रहेगा, ये सब डेटा शेयर करके एआई बेस्ड सॉल्यूशंस अब निकल रही है। और जो पहले जैसे 2 साल 3 साल नया प्रोडक्ट आने को लगता था, अभी ऐसे प्रोडक्ट्स 2 महीने 3 महीने में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। उससे जो कुछ वेस्टेज होता था एक्सपेरिमेंट करके, जिसमें बिना स्पेसिफिकेशंस का प्रोडक्ट बनता था, ऑफ स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट वेस्ट किया जाता था, उसकी मात्रा बहुत बहुत कम हुई है। और ये एआई का ज़माना है, वो एआई के ज़माने को पीछे छोड़ के कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन आगे नहीं बढ़ सकती। सर आज के समय में जो कंज्यूमर है वो सर प्रीमियम और ऑर्गेनिक उत्पादों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में सर हाई एंड या फिर स्पेशलाइज्ड जो पर्सनल केयर है उसको लॉन्च करने के लिए क्या कुछ योजनाएं जो हैं वो बन रही हैं? वो योजना हर एक कंपनी की स्ट्रैटेजी रहती है। हर एक कंपनी आप देखेंगे तो दोनों क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। हाई एंड प्रोडक्ट भी बेचती है और लो एंड प्रोडक्ट्स भी बेचती है। हाई एंड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग अलग हैं, जिनका इनकम स्टाटा अलग है। जो लो एंड इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनका स्टाटा थोड़ा कम है। तो आप देखेंगे तो रूरल में अभी तक सोप भी चलता है, बार सोप रहेगा या सॉलिड सोप रहेगा, वो चलता है। अब आप ताज होटल में जाइए, कहीं भी 5 स्टार में जाइए, आपको सोप सॉलिड फॉर्म में मिलता नहीं, सब लिक्विड फॉर्म में सोप मिलता है। तो उस तरीके से हाई एंड और लो एंड एक ही कंपनी दोनों तरीके के प्रोडक्ट बनाती है और उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जिसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। दोनों प्रोडक्ट एक ही फंक्शन देते हैं, एक ही मतलब इस्तेमाल करने के बाद उसका जो परिणाम है वो एक ही परिणाम है, लेकिन एक में वेस्टेज कम है, दूसरे में वेस्टेज ज़्यादा है। अब आप देखेंगे ये सब 5 स्टार होटल है,
आदमी एक एक दो दो दिन रहता है, वो कहीं बाहर रहेगा, कहीं सोप रहेगा, वो सोप एक बार इस्तेमाल होगा, 2 बार इस्तेमाल होगा, वही छूट जाएगा, उसका क्या होता है? तो ये सब इस्तेमाल करके वो सोप फिर से मेल्ट करके हम लोग फिर से उसी से सोप बना सकते हैं। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट होगा तो ठीक है, आधी बॉटल रहेगी थी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई लेके आप नए बॉटल्स बना के बेच सकते हैं और रख सकते हैं। हमारा एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है जी। जिसको हम लोग ये जो होटल में सोप रहते हैं उसको कलेक्ट करके रिसाइकल करके स्कूल्स में देते हैं। सो क्लीनिंग फॉर अ पर्पस हमारा इनिशिएटिव है विच विल गो टू स्कूल्स। हम लोग इसका बार एक बड़ा बना देते हैं क्योंकि होटल में छोटे छोटे सोप रहते हैं। एक बड़ा 100 ग्राम का एक बार बनाया तो एक बच्चे को 1 महीने के लिए 100 ग्राम का बार चलता है और 10 बार दिए जाते हैं उसको साल में। तो हमारा इनिशिएटिव है जो हमारे कई मेंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं कलेक्शन के लिए, रीप्रोसेसिंग के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये हमें कोई चीज़ वेस्ट हो वो हमें पसंद नहीं है, रिसाइकल जितना हो उतना पहले हमारा टारगेट है। आपने कुंभ में देखा होगा, महाकुंभ में, पिछले महाकुंभ में, अभी के नहीं, कि रोटियां दे रही थी इसमें खाने के प्रोग्राम, मुफ्त रोटियां, हर एक रोटी पे एक मोहर लगी थी, लाइफ बॉय से हाथ धोया क्या। तो ये मार्केटिंग भी है, उसके साथ हाइजीन एस्टैब्लिश करने के लिए हिंदुस्तान लेवर ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी और वो बहुत चली। सर आज का जो एग्जीबिशन है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और क्या यूनिक है? एग्जीबिशन में हमारे मेंबर्स ने, कई मेंबर्स ने जिसने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाए हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करी है, उसका वो लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं। तो बेसिक मोमेंट ये है कि हमें नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, हमें चेंज करना है, जो कर रहे हैं उससे चेंज करना है और जितना इंडिजिनस रॉ मटेरियल्स यूज किया जाए उतना अच्छा हमारे लिए है क्योंकि बाकी का इंपोर्ट करना पड़ता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री जैसे हम देखा जाए तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में सब एल्किल बेंजीन से बनाते हैं, वो उसमें 60% तो इम्पोर्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा सोडा ऐश लग के जाता है, एक प्लास्टिक बैग में भरा जाता है। आज 16,000 टन डिटर्जेंट पाउडर्स दिन के बन रहे हैं। अब हिसाब लगाइए कि 1 किलो बैग मतलब 16 मिलियन बैग्स आज वेस्ट स्ट्रीम में जा रही है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो हालत है उसको चेंज करके प्लास्टिक बचाए, नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करके, रिन्यूएबल्स, इंडिजिनस रॉ मटेरियल्स यूज़ करके उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो उससे नॉट स्मॉल स्केल को भी फायदा होगा। आज इंस्टीट्यूशंस भी इनोवेशंस के जरिए वो सबको दिखा रही है कि आगे क्या करना चाहिए। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है हमारा एसोसिएशन का कि सबको साथ में लेके चले और सोल्यूशन निकाले। सो हमारे साथ में आज प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशन भी है, एकेडेमिया भी है हमारे साथ में, जैसे प्रोफेसर पंडित है ICT के। तो कहना ये कि इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट, उसका एक नाउ कलेक्टिव एफर्ट है। गवर्नमेंट का कहना है ये कि आप जितना इंडिजिनस यूज़ कर पाओ वो अच्छा है। आत्मनिर्भर बनने के लिए और आत्मनिर्भर 2047 बनने के लिए 100 साल की इंडिपेंडेंस, वो मेन महत्व का काम है। आज का सवाल नहीं है कि आज क्या कर रहे हैं, 25 साल के बाद क्या करेंगे, आत्मनिर्भर रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए। और हम अभी सभी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, सभी कंज्यूमर्स अवेलेबल है, दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन अपना है। हम अपने पॉपुलेशन के लिए सोल्यूशन निकाले तो दुनिया के लिए सोल्यूशन मिलेगा। सर चाइनीज मार्केट का भी इंटरफेयर है क्या इसमें कि रॉ मटेरियल वहाँ से उठा के ब्रांडिंग कर देते हैं इंडिया में, कई ऐसी रिपोर्टें आती हैं। देखो चाइना और इंडिया को कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। 15 साल पहले दोनों बराबर में चल रहे थे, चाइना का अलग से हो गया, वो ज़्यादातर लिक्विड यूज़ करते हैं, पाउडर्स को यूज़ नहीं करता है। उन्होंने इंडस्ट्रियल बेस इतना बड़ा कर दिया कि काफ़ी रॉ मटेरियल्स उसके पास है। अच्छा, चाइनीज़ पॉलिसी इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश करने के बाद उनके पास चारा नहीं है, माल तो बेचना है। तो जहाँ मार्केट्स हो, किस प्रकार के मार्केट्स हो, उधर माल भेजा जाता है।
कई बार चाइनीज गवर्नमेंट भी उसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दे के भेजती है। मगर कंज्यूमर को हमारा एक ही है कि हम स्टैंडर्ड्स, सस्टेनेबल स्टैंडर्ड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कलेक्टिवली, जिससे कोई भी प्रोडक्ट हो जो परफॉर्मेंस नहीं है बेस्ड हो। प्राइस अकेले से काम नहीं होता, जैसे गुजर साहब ने कहा कि भी प्राइस अकेले से देखना नहीं है, क्या काम करेगा, क्या सही रहेगा, क्या सेफ रहेगा, क्या एनवायरमेंटली ठीक है कि नहीं। तो ये पैरामीटर्स सबको लेके साथ में हमारा टारगेट है कि उसको आगे मूव करें। सर इंडियन एफएमसीजी क्षेत्र को लेकर क्या विज़न है और इसमें अपॉर्चुनिटी और चुनौतियां क्या देखते हैं सर आप? एफएमसीजी की चुनौतियां और एसएमई की चुनौतियां दोनों सही की है, दोनों को बदलना है। एफएमसीजी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज रहते हैं करने के लिए, इंस्टीट्यूट के पास जाके सोल्यूशन निकालने के लिए, स्मॉल स्केल में रहता नहीं है। तो हमारा एसोसिएशन में भी स्मॉल स्केल साथ में है, जिसको हम लेके ये कह रहे हैं कि हम सोल्यूशन सबके लिए निकालेंगे। और कंज्यूमर भी अपना कंज्यूमर बेस है, जैसा आपने पूछा था कि भाई कितना बड़ा कंज्यूमर कोई खरीद सकता है। आज करीब 450 मिलियन, मतलब अपना 1/3 पॉपुलेशन जो चाहिए सही प्रोडक्ट होगा तो वो खरीदेगा। कॉस्ट कॉन्शियस कंज्यूमर है, इंटेलिजेंट कंज्यूमर है। और हमारी एक ही एफर्ट है कि हम कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन दे, वो हमारी इंडस्ट्री की टारगेट है। गवर्नमेंट हमें कितना सपोर्ट करेगी वो एक दूसरा बात है। तो आपने भी सरकार के बारे में बात किया, अभी उनके बात का जो थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, 2-3 चीज़। एक, अभी ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में सरकार बहुत सारे काम कर रहा है। एक अभी इस महीने के अंदर ही एक रिपोर्ट आने वाला है, ड्राफ्ट रिपोर्ट, वो कार्बन मार्केट के बारे में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाना है। तो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए आपका जो एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए एक मार्केट होना चाहिए कार्बन एमिशंस ट्रेडिंग का। तो वो एक चल रहा है, 1-2 साल से ये बात चल रहा है, और अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी आएगा उसका। और दूसरा चीज़, प्रधानमंत्री ने बताया कि 2070 के तक हम नेट ज़ीरो बन जाएंगे, नेट ज़ीरो ट्रांजिशन। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, स्ट्रैटेजीज चल रहे हैं, वो सारे सेक्टर्स के लिए हैं और वो भी है। और दूसरा, इस सेक्टर में पर्टिकुलरली कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उसका मुख्यत्व बहुत ज़्यादा है। उनको कैसे इंड्यूस करेंगे, उनको कैसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए हम इंड्यूस करेंगे, वो एक चीज़ है। तो अभी संजय जी ने भी बोला कि कंज्यूमर को कन्विंस करना है, उनको कैप्चर करना है सस्टेनेबिलिटी में। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन अनाउंस किया था 2 साल पहले, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री से सब कुछ करने के बजाय कंज्यूमर के तरफ से भी थोड़ा एफर्ट होना चाहिए। वो एफर्ट है, एक चीज़ वो घर में जो लाइट ऑफ करना, पानी को वेस्ट नहीं करना, वो सब है। उसके अलावा थोड़ा प्रोडक्ट कॉन्शियस भी होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, कौन सा नहीं है, और सस्टेनेबल प्रोडक्ट की तरफ जाना। तो ये सब बिहेवियरल इंडक्शन भी करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। तो जनरली अभी भारत सरकार का एम्बिशन ये है कि 2047 तक वो अमृत काल जो अभी बोल रहे हैं, विकसित भारत बनना है। और विकसित भारत, बाकी देश जब डेवलपमेंट हुए थे, उनका कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। जैसे आप अमेरिका, यूके, EU, कोई भी कंट्रीज आप लीजिए, वो जब डेवलप हुए थे उनका कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। हमारा कंस्ट्रेंट है कि हम ग्रीन ग्रोथ बोलते हैं जिसको, सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए। इसलिए उसके लिए जो भी योजनाएं चाहिए, जो भी स्ट्रेटेजी चाहिए, वो सब गवर्नमेंट कर रही है। और लास्ट पॉइंट ये है, अभी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, इस एरिया में स्टैंडर्ड्स ग्लोबल तौर पे भी नहीं है। तो इसमें हम भारत सरकार इसमें लीडरशिप लेने का बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसमें भी हम काम करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेवलप करके पूरे दुनिया को बोलना कि ये हमारा स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड्स होने से ही, मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स होने से ही ये सब इंडस्ट्रीज उसको फॉलो करेंगी। तो ये सब सरकार का और R&D मिशन है।
R&D का भी, हाँ R&D का जो फ्रैक्शन है जीडीपी में उसको बढ़ाने का भी बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी बजट में भी आपने देखा होगा R&D के लिए बहुत एलोकेशन इंक्रीज हुआ है, तो उसके लिए बहुत इंसेंटिव्स भी हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी इनकरेज कर रहे हैं, जैसे IITs को और बाकी इंस्टीट्यूशंस को बाहर के इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करने का वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। और उसी से R&D से ही हमारा सस्टेनेबिलिटी का रास्ता मिलेगा हमें, क्योंकि हमें जैसे संजय भी बोल रहे थे वी शुड थिंक डिफरेंटली, उसके लिए हमें R&D की बहुत जरूरत है, उसके लिए भी सरकार और मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री 2070 की पहले ही कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी, और हम हमारा प्रोडक्शन में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, बायोमास को जनरेशन से बिजली और स्टीम दोनों बनाते हैं, और मैंने जैसा बताया प्लास्टिक कम करते हैं, और हमारे ऐसा सब इनिशिएटिव चालू ही है। और हम इंडिया में ज़्यादा करके एग्रीकल्चरल सॉसेज में से सर्फैक्टेंट्स बनाते हैं, वेजिटेबल तेल में से मेथिल एस्टर सल्फोनेट फैटी अल्कोहल बनाते हैं, और हमारी कंपनी ने सोफोरोलिपिड बनाया है बायोटेक्नोलॉजी के साथ। इससे सस्टेनेबिलिटी का बहुत प्रोग्रेस होगा। ऑफिशियली बहुत सारे बड़े कंपनीज इंडिया में उनका नेट जीरो टारगेट बताया 2030 के करीब बताया, तो इसलिए हम 2070 का तो देश का टारगेट है, लेकिन उसके पहले ही हम अचीव टारगेट इतना बड़ा रखा है, उसका कारण ऐसा है कि जो कंज्यूमर्स है उनको शिक्षित करने की भूमिका भी अहम है। कि जो पुराने प्रोसेसेस उनके कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, जो नए प्रोसेसेस नए चीज़ जो इस्तेमाल करके वही प्रोडक्ट या उससे बेहतर प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, ये इंडस्ट्री तो अपनाएगी, लेकिन इंडस्ट्री ने कैसे अपनाया, क्या अपनाया, ये R&D के साथ होता है। जो R&D का आउटकम है, वो R&D का आउटकम हम लोग जब पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते हैं कि बाबा सोप कैसे बनाना है, डिटर्जेंट कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके कार्बन न्यूट्रलिटी बढ़ सकती है, या तो हम लोग वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब शिक्षण के माध्यम से होगा, और वो शिक्षण के माध्यम से होने के साथ जो उसके लिए टाइम लगेगा, उसकी एक पीढ़ी चली जाएगी। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हुई है और जो 2023 से इम्प्लीमेंट होगी, 10 साल के बाद 2030-32 के तरीके आप सबको उसका एक परिणाम दिखाई देने लगेगा कि ये सब नए शिक्षित ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, वो किस तरीके से इंडस्ट्री का स्वरूप बदल देंगे। सर आपने एंटरप्रेन्योर्स की बात करी, तो ऐसे में सर सफल नेतृत्व के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए उन्हें एंटरप्रेन्योर्स को? एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बैठे हैं, आप देश को पहले रख के काम करना चाहिए। जी। Nation first and consumer next. Any industry's focus is dependent on what you can deliver for the consumer. And nation is always the first. And let us make it in India for the world market. And more than the nation, now the globe is first. Yeah. The world market. You have to save the planet. Yeah, we have only one planet, so we have to save it. दुनिया को बचाना है। वसुधैव कुटुंबकम। वैजनाथ जी की सभी बहुत अच्छी बात की थी। ये गोल्डन ट्रायंगल है, एक तरफ सस्टेनेबिलिटी है, दूसरी तरफ बीच में कंज्यूमर है, एक तरफ सस्टेनेबिलिटी है, सुपीरियर परफॉर्मेंस, अफोर्डेबिलिटी। ये गोल्डन ट्रायंगल आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे हमारे सभी टीम के साथ में, तभी हमने सोचा कि ये खाली सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन बिजनेसेस पूरी तरह से नहीं चलेंगे। इसके लिए गोल्डन ट्रायंगल मतलब क्या है कि एक कोना है जिसमें सस्टेनेबिलिटी है, जहाँ पे ग्रीन, नेचुरल, या जैसे गोदरे सर ने बताया सिंथेटिक लेकिन अच्छा है, वो काफ़ी नहीं है, वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। अफोर्डेबल मतलब हर एक स्तर के लिए भी अफोर्डेबिलिटी का लिमिट रहता है, वो जरूरी है। और तीसरा कोना है सुपीरियर परफॉर्मेंस, और बीच में है कंज्यूमर। जो बीच में कंज्यूमर है, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए भगवान है, वो तीनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता।
वो चाहता है कि तीनों में समतोल बना रहे। और जैसे संजय जी ने बताया, हमारी इस संस्था का मूल ऑब्जेक्टिव है कि सारे इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्रीज, स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज, ये सबको मिलके ये कंज्यूमर को, यानी जो हमारे भगवान है, इनको कैसे खुश रखे, इनको कैसे डिलाइटफुल रखे, और ये तीनों का समतोल कैसे बांधे। तो क्या टेक्नोलॉजी होना चाहिए, क्या एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होना चाहिए, कंज्यूमर का और हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या एजुकेशन होना चाहिए, और इंडस्ट्री ने, जैसे गोदरेज सर ने बताया कि R&D इनोवेशन किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए, ये समतोल को हमेशा हमें ध्यान में रखेंगे तो ये हमें देश को भी आत्मनिर्भर बनाएगा और हमें शक्ति देगा कि हम दुनिया से सर्वश्रेष्ठ एक सप्लाई करने वाली मार्केट भी बनेंगे और यहाँ से हम सप्लाई भी कर पाएंगे बहुत सारी दुनिया में। तो इस पॉइंट पे भी आज हमने बहुत अच्छे से चर्चा की और अगले 2 दिन भी हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और ऐसा लगता है कि ट्रायंगल का एक साइड को देखेगा तो दूसरा साइड नहीं होगा, पर साथ साथ में मिलके विचार करेंगे तो वेस्ट कम करेगा, तो कॉस्ट भी कम हो जाता है और एनवायरमेंटल डैमेज भी कम हो जाता है। क्वालिटी बढ़ाएंगे तो कम मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता, तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो विचार करेगा तो सब साथ में ही सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। सर गोदरेज के जो कंज्यूमर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो होम और पर्सनल केयर के जो हैं, प्रमुख कंपनी रही है गोदरेज, तो ऐसे में सर आने वाले वर्षों में तो आपकी क्या प्रमुख विशेष योजनाएं हैं प्रोडक्ट्स की? सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सर वैश्विक ब्रांडों और स्टार्टअप्स में जो प्रतिस्पर्धा जो बढ़ रही है, इसके बीच में गोदरेज जो है खुद को बाजार से कैसे अलग कर रहा है? कंपटीशन तो हमेशा होगा, इंटरनेशनल कंपटीशन हमने पहले से ही फेस किया था। हम हमारा काम करेंगे और मैंने जो बताया सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखते बढ़ेंगे। सर एक सवाल और है कि कच्चे जो माल है, जैसे विशेष रूप से पाम ऑयल हो गया, उसकी सर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो गोदरेज जो है प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए प्राइसिंग को सर कैसे मैनेज कर रहा है? और तो थोड़ा सा चैलेंज है, पर हम भी सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तेल, पाम ऑयल सबसे सस्ता तेल था, अभी ऐसी बात नहीं है। पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और कॉटन सीड ऑयल से का दाम ज़्यादा हो गया, तो हम दूसरा तेल भी इस्तेमाल करेंगे, दूसरा सर्फैक्टेंट्स भी इस्तेमाल करेंगे, सोल्यूशन पाएंगे। काफ़ी नॉन एडिबल ऑयल्स है जो सोप बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। वो खाने की चीज़ नहीं है, वो ऐसे खा नहीं सकते, लेकिन वो इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से सोप बन सकते हैं। तो अगर वो इस्तेमाल हो जाता है तो फूड और फ्यूल या फूड और डिटर्जेंट, ये जो डिबेट चल रही है, वो डिबेट को कोई मौका नहीं मिलेगा। सर कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के भी आप सब लोगों ने बात की, तो सर एक लास्ट मैसेज आप लोगों को क्या रहने वाला है? यही कि ये जो एफर्ट है आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने के लिए, उसमें कस्टमर सेंट्रिक तो रहना ही पड़ेगा। और हमारा इंडस्ट्री का क्लियर फोकस है कि भाई टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, सॉल्यूशंस फ्रॉम रिन्यूएबल्स वो लेके प्रोडक्ट्स बना के आगे करेंगे। क्लियर एफर्ट है हमारी सब मेंबर्स का भी और अलाइनमेंट है, और हमारे ये भी है कि गवर्नमेंट को जाके हम कहेंगे कि ये सब करने के साथ गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट होगा। जैसे ईवी को 5% ड्यूटी देते हैं, तो ऐसा ये हम करेंगे तो हमें 5% मिलेगा क्या डिटर्जेंट पे? आज 18% है। तो हम कह रहे हैं कि हम साथ मिलके काम करेंगे, हम सरकार को कोई डिमांड नहीं करेंगे। हम यही कह रहे हैं कि हम डेमोन्स्ट्रेट करें तो हमें सामने उतना बेनिफिट करवा दें और सोल्यूशन होगा। हमारे दिमाग में क्लियर है कि ये सोल्यूशन निकाल के देंगे। और छोटे छोटे तरीके से जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में लैब पे जो रिसर्च हो रहा है, वहाँ ये सॉल्यूशंस है, लेकिन ये सॉल्यूशन जब स्केल पे बनाएंगे तभी सॉल्यूशंस वो अफोर्डेबल होंगे कंज्यूमर्स के लिए।